चलिए, तो आज इस चैप्टर को लगाते हैं पूर्ण विराम। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था, जब आपने टॉपिक शुरू किया था, दैट वाज द टॉपिक जहाँ पे आपने विजन पढ़ा, उसके बाद हमने मिशन पढ़ा, और आज हमें गाड़ी जो है वो आगे खिसकानी है। आगे खिसकाने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मैं वर्ड पूछूं फ्यूचर तो वो किसके लिए होगा? विजन। और अगर मैं के वर्ड लिए बोलूं मिशन तो वो किसके लिए होगा? प्रेजेंट। चलो, ओके। सो अगर मैं बोलूँ कि तुमने कहा यू वांट टू क्लियर योर सीए, यू वांट टू, विजन। ओके। चलिए, अब देखिए, इस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। बताओ, कंपनी का विजन लोअर लेवल बना ले अच्छा लगता है? कौन बनाएगा? नो मैम। कॉर्पोरेट लेवल। याद आया? तो Top. कंपनी का विजन मिशन का टास्क किसका? कॉर्पोरेट लेवल का। ठीक है, तो बाकी लेवल्स क्या करेंगे गाइस? बाकी लेवल्स इनको हेल्प करेंगे टू अचीव द विजन एंड मिशन। ओके, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुमको याद होगा, जब हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद की थी, तो हमने कहा था सपना देखो, उसके बाद मैंने क्या कहा था? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैंने उसके लिए ये Objective and यूज किया goals. था, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, Objectives. है ना? Yes, तो ma'am. ये वो जो था ना, ये था कटिंग। बेसिकली हम उसको कट कर रहे हैं। देखो क्या होता है, हम ना अपने विजन मिशन को कट कर देते हैं इनटू स्मॉलर स्मॉलर थिंग्स, और उनको बना देते हैं क्या? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये अदर लेवल्स के लिए यही विजन मिशन छोटे छोटे पार्ट में टूटकर क्या बन जाता है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बन जाता। अब बात समझ में आई? जैसे कि से फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये फंक्शनल लेवल है, यहाँ पर बैठा हो सकता है एक मार्केटिंग मैनेजर। इसको हमने बोला गोल अचीव कराया, क्या भाई तेरे को ना मस्त वाली मार्केटिंग करनी है, अपनी इतनी सेल्स होनी चाहिए, तो हमने उसको इसका पर्टिकुलर टास्क दे दिया ना। सारे के सारे मिल करके क्या अचीव करवा देंगे? हमारा विजन एंड मिशन अचीव करवा देंगे। Mission. दिस इज होल द सिनेरियो इज। तो विजन और मिशन बड़ी चीज है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में आता है, जबकि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो स्मॉलर अप्रोच है, जो कि अदर देन द कॉर्पोरेट लेवल और द टॉप लेवल के हाथ में रहता है। तो अगर कोई टॉप लेवल पे बंदा बैठा है, कल को मान लो तुम बैठे हो यहाँ पर और तुम कहो मुझे ना कंपनी का गोल सेट करना है, कि बेवकूफी वाली बात होगी। समझ रहे हो? कंपनी का गोल सेट करना है, अरे तुम टॉप लेवल पे बैठे हो, कंपनी का विजन मिशन सेट करो, और वो विजन मिशन कम्युनिकेट कर दो नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, फिर वो उनको अचीव करने दो भैया, जैसे मर्जी वो करे। बात समझ में आई? फिर वो उसको अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेटजियां बनाएंगे। तो अगर ये बंदा यहाँ बैठा है, इसको मैंने बोला तेरा ये टास्क है, इसको अचीव करने के लिए ये क्या बनाएगा? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। ये क्या बनाएगा? अपने बिजनेस के लिए, यहाँ पे बिजनेस लेवल बिजनेसेस होते हैं ना, ये क्या बनाएगा? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, वो चीज को पूरा करने के लिए। अब बात क्लियर हुई? तो बताओ, गोल ऑब्जेक्टिव छोटा है कि विजन मिशन छोटा है? क्या छोटा है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लेवल वाइज छोटा है। तो कभी भी अगर आप ऊंचे लेवल में बैठे हो तो आप इन शब्दों का यूज नहीं करते हो। इसीलिए जैसे कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? बताओ, अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है, या रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? बताओ, मॉडिफाइड तुम ओपिनियन। समझते हो ना? और अगर तुम्हारे अलावा कोई और बंदा लेके आऊं तो वो क्या बोलेगा? अनक्वालिफाइड मतलब सीए, सीए बीए, एमए, इन सब की बात कर रहा है, यानी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। बट तुमको पता है कि ये वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, दूसरे वाली क्वालिफिकेशन है, पता है ना? तो ऐसे ही जिसको एसएम पता है ना, वही ये सब बारीकियां जानता है। जिसको एसएम नहीं पता है, वो ये सारी बारीकियां नहीं जानता। मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब आप आंसर फ्रेम करते हो ना, तो अगर आपको ये पता है कि ये शब्द इसके साथ यूज होगा, तो आप सही तरीके से यूज कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा? आप भी वही गलती करोगे जो एक लेमैन की भाषा होती है, वो लिख के आ जाओगे।
आपका आंसर पढ़ के ये पता चलना चाहिए कि दैट योर लेवल इज अ स्मार्ट लेवल, आप भी इंटेलिजेंट है और आपकी भी एसएम के अंदर पकड़ है। चलें आगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मुझे बताओ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करता है? No. नो, No. वो अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन कर। ठीक है, एक और सवाल पूछ, ऐसा कौन सा लेवल है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है? Corporate. कॉर्पोरेट लेवल, क्योंकि वो बांध के तो चलेगा। मतलब क्या कि हमने मान लो दिस इज द ग्रैंड पेरेंट, उसने बोल तो दिया आप अपनी मर्जी से जो करना है करो, बट मुझे अपना बच्चा ये चाहिए। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। फैमिली की जिम्मेदारी अभी भी किसके ऊपर है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ही है। तो पूरे कंपनी के बारे में कौन सोचेगा? कॉर्पोरेट लेवल। उसके सक्सेस के बारे में कौन सोचेगा? कॉर्पोरेट लेवल। कल को गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बीट आउट नहीं होते हैं, तो बेसिकली एट लास्ट हु वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? कॉर्पोरेट लेवल। एट लास्ट दे वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी वजह से तो नहीं हुआ, जैसे बच्चे नहीं बोलते टीचर ही खराब था, उसने टाइम से सिलेबस ही नहीं करा इसीलिए हमारे एग्जाम पास नहीं हुआ, दे के टॉप लेवल को दे दिया गाली। ठीक है, ऐसा ही कुछ। अब एग्जाम के लिए, इस वाले एग्जाम के लिए यानी कि सितंबर के लिए या जनवरी के लिए, हो सकता है क्वेश्चन सितंबर में आ जाए, अगर सितंबर में आ गया तो फिर जनवरी में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है समझो, वो आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वैसे तो मैं बोलूँ लेमैन के लिए या आपके लिए भी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सिनोनिम्स है। सिनोनिम समझते हो, यानी कि दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है ना यार, एक इक्को गल है, वो वाली बात होती है लेमैन की। बट हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस। हमें क्या पता लगाना है? डिफरेंस पता लगाना है। तो डिफरेंस समझोगे तो लिख कर भी आ जाओगे। तो क्या चाहते हो, डिफरेंस समझा दूं या रटना चाहते हो? समझाओ। समझा दूं? चलो Yes. ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कॉपी उठाओ और लिखो, एक तरफ गोल, एक तरफ लिखो ऑब्जेक्टिव। एक तरफ लिखो गोल, एक तरफ लिखो ऑब्जेक्टिव। अब स्पेस छोड़ देना, ठीक है, मतलब 2-3 पॉइंट्स का स्पेस छोड़ देना, नीचे आ जाना। आ जाओ। एक ना सेल्स का बंदा है, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो मुझे बताओ, सेल्स की बात कर रहे हो, सेल्स मैनेजर की बात कर रहे हो, कौन सा लेवल है ये? फंक्शन लेवल। वेरी गुड। Functional. यानी कि मैं बात कर रही गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने कहा भाई तेरा क्या उद्देश्य है इस कंपनी में, क्या करेगा तू, क्या करेगा, तेरा गोल ऑब्जेक्टिव क्या है? उसने स्टेटमेंट मांगी, बोली टू टेक फॉरवर्ड, नोट डाउन करेंगे आप इसको, टू टेक फॉरवर्ड द सेल्स डिपार्टमेंट to the best possible growth, best possible growth, sales department to the best possible growth। इसकी हिंदी करना कौन करेगा? क्या बोला उसने सेल्स मैनेजर ने? कि मैम हम सेल्स को जितना ग्रो हो सके उतना करेंगे। वेरी गुड। क्या कहता है? कहता है मुझे ना अपने डिपार्टमेंट को ऊंचाइयों तक छुआना है, बोला उसने, राइट, यही बोला। तो जब मैं उससे पूछ रही हूँ तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तेरा गोल क्या है, तो उसने मेरे को ये स्टेटमेंट दिया। अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है whether this statement is goal और whether this statement is the objective। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तुमको क्या लगता है, पहले तुम आइडेंटिफाई करो। ये गोल हो सकता है क्योंकि ये प्रिसाइज नहीं है। ओके, काम करते हैं, पोलिंग करते हैं, ठीक है। जो लोग हाथ खड़े करेंगे वो वाले होंगे जो कहते हैं गोल है।
आपका जो भी रीजन है हाथ खड़े करेंगे जो गोल वाले हैं, ठीक है, राउंड वाला गोल नहीं, GOAL वाला गोल, ठीक है। बाकी सारे जो बचेंगे वो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। ठीक है ठीक है, गोल वाले ज्यादा दिख रहे हैं, ओके, ऑब्जेक्टिव वाले कम दिख रहे हैं, ठीक है, ओके 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 ओके, डन। चलो पुट योर हैंड्स डाउन। अब मैं एक और बंदा यहाँ खड़ा करती हूँ, उससे मैं पूछ रही हूँ, वो किसी दूसरी कंपनी का सेल्स का पर्सन है, उससे मैंने पूछा तेरा इस कंपनी में क्या उद्देश्य है, दिस इज कंपनी कोई बी है। अब उसने क्या कहा वो भी लिख लो। मेरा उद्देश्य है 15% सेल्स, 15% ग्रोथ in the sales department in चलो 2 quarters, in 2 quarters। ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, ML वाला क्वार्टर नहीं है, मतलब क्वार्टर मतलब ये फाइनेंशियल वाला क्वार्टर है। ओके, दिख गया स्टेटमेंट। चलो अब मुझे बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं कि एक ये जो है कंपनी बी वाला जो है ये वाला गोल है। अब इसके गोल के लिए हाथ खड़े करेंगे। विश्वजीत और वंश और कोई? चलिए पुट योर हैंड्स डाउन। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है? चलो बताओ, डिफरेंस है या सेम ही है? डिफरेंस मैम है। क्या डिफरेंस है? मैम इसमें मैम टाइम पीरियड दे दिया टाइम फ्रेम दे दिया। कि 15% 2 क्वार्टर के अंदर करना है। तो आपने एक बार बताया था ना कि गोल्स है ना ओपन एंडेड होते हैं और ऑब्जेक्टिव नहीं। हाँ लक्षिता, तुम और सब जो objective मैंने बताया ना वो सब तुम सबको बता दो, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो मैम ये तो आपने पहले मैराथन में बता रखा हाँ, है ना। लड़की देखो कितनी, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर आई एडमायर दैट तुझे याद है। मैम वो इसलिए याद है ना, आपने बोला था कोई दोनों वो साथ में नहीं हो सकते ना, तो ओपन एंडेड में गोल ही आएगा। हेलो जी, भैया ने ट्रिक भी बता दी, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, वेरी गुड लक्षिता। चलो सो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये वाला जो है नीचे वाला ये क्या है, मोर स्पेसिफिक है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं और आप मुझे बोलो, मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं, आपने कहा भैया मैं तो भैया बस पास होना चाहता हूँ। और एक बच्ची है उससे मैंने पूछा अरे मुझे रैंक लानी है, वो भी 1 डिजिट, और वो भी इस वाले अटेम्प्ट में। ये क्या है? मोर स्पेसिफिक है। तो दो चीजें हैं, एक ज्यादा स्पेसिफिक होती है, एक कम स्पेसिफिक होती है। तो जो मोर स्पेसिफिक होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्टिव। क्या होती है? ऑब्जेक्टिव। और जो कम स्पेसिफिक होती है वो क्या है? गोल। जो जिसमें हल्की सी भी एम्बिग्विटी है वो क्या हो गया? गोल। अब जैसे इसमें किसने क्या बोला, मेरे को अपने सेल्स डिपार्टमेंट को ना ऊंचाई तक लेके जाना है। अबे ऊंचाई को डिफाइन तो कर, कल को 2% भी सेल्स बढ़ेगी तो क्या बोलेगा, मैं तो ऊंचाइयां छू ली। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ कि ना? सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, तो बताओ मोर स्पेसिफिक कौन सा? ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड। अब यानी कि अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर ये बंदे का ये ऑब्जेक्टिव है जो कि स्पेसिफिक है, अगर इसने ये अचीव नहीं किया तो क्या कोई जुगाड़ है? जो अचीव करना था करना था। बट अगर मान लो इस बंदे की सेल्स वो नहीं हुई जो इसने सोची थी, तो क्या कोई जुगाड़ है? बिल्कुल जुगाड़ है, क्योंकि इसने क्या शब्द यूज करे? बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ। घुमा देगा ये, कहेगा मैं तो यही सोच रहा था, अरे 5% ही सोचा था मैं तो। बोलो हाँ कि ना?
यस और नो? तो किसके अंदर बातें जो है प्लस माइनस की जा सकती है? गोल goals के हैं। अंदर। गोल्स और ऑब्जेक्टिव के अंदर प्लस माइनस नहीं की नहीं जाती, नहीं किया क्योंकि ये जाती। बिल्कुल स्पेसिफिक है ना, यही 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 एग्जैक्ट यही। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, डू नॉट सेट योर गोल्स, सेट योर ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर मोर स्पेसिफिक एंड व्हिच आर नॉन एडजस्टिव इन नेचर, राइट? तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो गोल्स होते हैं वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है कि साफ सुथरे शब्दों में लिखा होता है, ज्यादा ढींगे नहीं मार रखी होती है, साफ साफ बोलते हैं, क्लियर, मोर क्लियर होते हैं, मेजरेबल होते हैं, मेजर कर सकते हो ना, 15% की सेल्स हुई या नहीं हुई, ऑब्जेक्टिव मेजर कर सकते हो, जबकि गोल को मेजर नहीं कर सकते हो। दे आर मेजरेबल इन नेचर, दे आर अटेनेबल इन नेचर। 15% की सेल्स ग्रोथ होनी थी, कर दिया सेल्स ग्रोथ, अटेन हो गया ना, अटेन हो गया ना। बट गोल का क्या पता आप कहना क्या चाहते हो, अटेन हुआ है नहीं हुआ है। अटेन मतलब अचीवेबल, अटेनेबल मतलब अचीवेबल, सिंपल सी बात है। तो अब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव ज्यादा अच्छे है, बेहतर है, या गोल्स बनाना ज्यादा बेटर है? objectives ओके, वेरी गुड। और बताओ, टाइम फ्रेम होना चाहिए, मैंने लिखा ना कि इतनी ग्रोथ चाहिए 2 क्वार्टर के अंदर। ये सब Yes. क्या है? ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब तुम लोग भी अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो कि मुझे मेरा सिलेबस निपटाना है, यहाँ तक इतना परसेंट, इतने रिवीजन में कर लूंगा इस मंथ तक। क्या है ये सब कुछ? मोर स्पेसिफिक है। और एक बच्चा कह रहा है भाई मेरे को तो तैयारी करनी है, बस एग्जाम देने जाना है, पास होना है। ये क्या है? सिर्फ उसका गोल है। goals क्लियर हो गया? डन 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 डन। तो अब एक शब्द याद करेंगे, एक शब्द है बेटा ओपन एंडेड और एक शब्द है क्लोज एंडेड। इसको एमसीक्यू के लिए भी लिखेंगे, एमसीक्यू के लिए भी लिखेंगे। आपको याद होगा, आपने ना स्टैट्स पढ़ी होगी, आपने वो जो मीन मोड मीडियन निकालते थे उसके अंदर ना ऐसा होता था 1 to 5 ऐसे इंटरवल्स बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, आप लोगों ने जो भी बोला हो। तो वहां पर ना कुछ ऐसी सीरीज जो कि बिल्कुल क्लोज है, मतलब जिसमें कि कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, जिसमें कि कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, उसको बोलते थे क्लोज एंडेड सीरीज। और ओपन एंडेड सीरीज कौन सी होती थी? जिसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, प्लस माइनस करते थे, याद करो। तो ओपन मतलब खुशी, जिसके दरवाजे ओपन है, और क्लोज मतलब यही दरवाजे ओपन नहीं है, ये अटेन करना है तो ये अटेन करना है। 15% ग्रोथ चाहिए तो 15% ग्रोथ चाहिए। तो क्लोज का मतलब दरवाजे बंद है, रिजिडनेस आ गई। तो बताओ क्लोज एंडेड कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव या गोल्स? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव। और ओपन एंडेड का मतलब क्या है? दरवाजे खुले हैं यार, प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, हम तो यही कह रहे थे, ऐसा ही होता है। ये क्या होगा हमारा? गोल्स। ये है एमसीक्यू, एग्जाम में आ जाता है कि ओपन एंडेड कौन से होते हैं, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वन शॉट तरीका, 2 ओ साथ में नहीं आएंगे। एग्जाम का तरीका है, 2 ओ साथ में नहीं आएंगे, थोड़ा हो जाएगा इनका वरना। क्लियर? चलो yes पेज नंबर बताओगे मेरे को? 1.17 लो जी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स। मीनिंग पर आ जाओ। विजन और मिशन को ही तो हम ट्रांसलेट करके क्या बना देते हैं? गोल्स और ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। बेसिकली क्या है? हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स है जो हमें अचीव करने होते हैं, बस इतना याद करना है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये वो डिफरेंस है जो मैंने दे रखा है, मैंने आपको अभी कॉपी में बोला था ना, यहाँ पर लिख लो डिफरेंस ऐसे करके, yes ma'am स्पेस छोड़ने को बोला था।
तो ये आप वहां से देखोगे और अपने आप लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ से पढ़ो और वहां पे अपना आप आंसर लिखो। पहला पॉइंट देखो, गोल्स क्या है, ओपन एंडेड, और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लोज एंडेड। फटाफट लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाओ। प्रिसाइज स्पेसिफिक कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव। लिख दो वहां पर जाके, जबकि गोल्स इतने नहीं होते हैं स्पेसिफिक। लिखो फटाफट। सेकंड पॉइंट देखो, ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव रिस्ट, जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स हैं, टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स है। जबकि गोल्स क्या है, एंड रिजल्ट्स है। भैया ये चाहिए अपने को, बस बात खत्म। अपने को बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी की कोई सेंटेंस नहीं है। मैं बोलूं मेरे को पॉपुलर फैकल्टी बनना है, ठीक है, पॉपुलर की कोई डेफिनेशन है, क्या पता 20,000 सब्सक्राइबर को ही पॉपुलर कहते हो तुम्हारी नजरों में, और क्या पता 100 के सब्सक्राइबर को भी पॉपुलर ना कहते हो भैया। यानी कि गोल्स थोड़े से एम्बिगुअस भी होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स दे आर वेरी मच स्पेसिफिक इन इट। अब एग्जाम में सवाल आता है ना ये वाला, तो मैं आपको ना एक लाइन लिखवा रही हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये वाली लाइन मार्क करा रही हूँ, सॉरी। ये देखो, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको मैंने एक टिप दिया था ना, क्या टिप दिया था, जैसे लिमिटेशन में टिप दिया था, याद है? ऐसे यहाँ पर टिप दे रही हूँ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ध्यान से पढ़ो। कहते हैं द टर्म्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सिनोनिम्स। वैसे तो ये क्या है, सिनोनिम्स है, बट कुछ ऑथर्स थे हमारी तरह इंटेलिजेंट, जिन्होंने अटेम्प्ट लगाया, जिन्होंने मैनेज किया इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन हो सके। यू हैव टू यूज दिस लाइन व्हेनेवर यू राइटिंग द आंसर। एग्जाम में ज्यादातर क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन आपको याद करा दिया, याद भी हो गया, आसान था। कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखो बहुत इजी है। मैंने आपको कुछ बातें बताई है, कुछ आपको मैंने बातें बताई है अबाउट द नेचर। फटाफट से देखो, टिक मार्क करके बताओ। जैसे कि टाइम फ्रेम, स्पेसिफिक, मेजरेबल, और देखो और कौन कौन सी बातें बताई है मैंने आपको। अचीवमेंट। वेरी गुड। और देखो, मेजरेबल। मेजरेबल, डन। तो कुछ पॉइंट्स तो आपको ऐसे ही याद हो गए, बट अगर आपको एग्जैक्ट सारे पॉइंट्स याद करने हैं तो यहाँ पर आ जाओ। निमोनिक है, एमएसडी की एमसीएस की ट्रेनिंग की टाइमिंग बढ़िया थी, यानी कि एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, एमएसडी की एमसीएस, जब आपको पता हो कि सीए इंटर हो जाता है ना, तो एक एमसीएस की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। तो एमसीएस की टाइमिंग बढ़िया थी मेरे। अगर कोई भी ऐसे निमोनिक होते हैं तो उसमें इंग्लिश के दो शब्द होते हैं ना, उसी से मेजरली वर्ड बनता है। तो एम से मेजरेबल, एस से स्पेसिफिक, डी से डिसीजन मेकिंग। अब एक बात मुझे बताओ, आप कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, फटाफट डिसीजन मेकिंग हो सकती है। एम से विजन की अचीवमेंट। अगर गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं बेसिकली, तो विजन और मिशन अचीव हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज चैलेंजिंग होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा हो जो लोग ना कर पाए तो ये अच्छा रहेगा। ये वाला पॉइंट मार्क कर लो, सेट विद इन कॉन्स्टेंट। ये वाला पॉइंट मार्क कर लो, सेट विद इन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब समझते हो? ये सुना है आपने, तेते पाव पसारिए जाती लंबी सोर, यानी कि आपको उतने ही हाँ पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चद्दर होती है। तो आपको भी अपने ऑब्जेक्टिव गोल ऐसे सेट करने चाहिए जो आप अचीव कर सको। ये नहीं कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। अब चांद लाना, इट इज नॉट इन आवर हैंड, इट इज नॉट सेट विद इन द कांस्टेंट, यानी कि हमारी लिमिट से ही बाहर है। ठीक है, एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया कि बोलते हैं मैं चांद पे जमीन ले लूंगा। मुझे तो नहीं लगता ले पाएगा चांद पे जमीन, बताओ। तो उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चद्दर होती है।
ओके, और टी से टाइम फ्रेम, और इसी से आपके सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। गिविंग यू 1 मिनट, नीचे सारे पॉइंट जितने हैं 1 to 3, 1 to 3 एंड 7, तो 7 पॉइंट्स ऊपर मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो मतलब। कर लिया? चलो बस अब लास्ट टॉपिक, मतलब इतना आसान है ये ना कि क्या बताऊं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, बताओ कितने टाइप के दिख रहे हैं आपको? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। क्या बोला है मैंने? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कितने प्रकार के, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों ने टैक्स पढ़ा है, यस मैम। अकाउंट्स पढ़ा है? बताओ ma'am. समझते हो लॉन्ग टर्म असेट्स, शॉर्ट टर्म असेट्स, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म असेट्स, समझते हो? यस Yes, मैम। ma'am. बेसिकली हम बाइफरकेट करते हैं ना कि जो फटाफट से कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विडेटेबल है, वो कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म होता है। जो नहीं होता है लॉन्ग टर्म में खड़ा रहता है एक पता कि नहीं पता? बस वही ऑब्जेक्टिव को लेके है। देखो कितनी सिंपल सी बात बोली, कहता है 2 से 5 साल तक की बात अगर आप करो तो वो लॉन्ग टर्म है, और 0 to 2 years की बात करोगे बेसिकली तो हम किस पे मान लेंगे? शॉर्ट टर्म में बात कर लेंगे। 0 to 2 years में बताओ कौन सा आएगा? क्वार्टरली, एनुअली, बस यही तो आएगा। मंथली भी लिख सकते हो बस। तो बताओ डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट शॉर्ट टर्म कौन से? क्वार्टरली, एनुअली, और लॉन्ग टर्म कौन से? 2 से 5 साल। Right. तुमको पता है शेयर्स में क्या रखते हैं अपन जब हम टैक्सेशन करते हैं? तो कितने साल लगा के चलते हैं कि एलटीसीजी के लिए एंड एसटीसीजी के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 2 साल होते सर मैम, वो लिस्टेड कंपनीज को। समझते हो ना? मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब देखो जब अपन लॉन्ग टर्म की बात करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट्स है इनको ना मार्क कर लो फॉर एमसीक्यू। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन से प्रकार के, कौन कौन से एरिया में हो सकते हैं? जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपको बताऊं, आप पढ़ चुके हो। बताऊं कहाँ पर? बताऊं? आओ, आज तक कभी किसी टीचर ने ऐसा कनेक्ट नहीं किया होगा। तुमको याद है जब हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स चल रहे थे, मैंने उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एसपीएम, केपीआई, क्या फुल फॉर्म है उसका? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। याद आया? उसके इंडिकेटर्स याद आए? फाइनेंशियल मेजरमेंट, एम्प्लॉय मेजरमेंट, कस्टमर मेजरमेंट, एनवायरमेंट मेजरमेंट, कुछ याद आया? टेक्नोलॉजी और सोशल। हाँ, वही सारे पॉइंट है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी पर बेस्ड, जो कि आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर हो गया। प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड फाइनेंशियल इंडिकेटर हो गया। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मार्केट इंडिकेटर हो गया, मार्केट मेजरमेंट हो गया। ये एम्प्लॉय वाले हो गए, ये टेक्नोलॉजी वाला हो गया, इनोवेशन वाला हो गया। बस उसी को कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख देना या फिर अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ पे आप मेजर करोगे, हमने कहा था ना, सुनो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? मेजरेबल होने चाहिए। और मेजरिंग करने के क्राइटेरिया थे ना वो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने के क्राइटेरिया भी तो वही थे। सिंपल सी बात है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी औकात जानने का क्राइटेरिया है, एग्जाम्पल, मेरी औकात जानने का क्राइटेरिया है मेरी प्रॉफिट को, तो मेरे ऑब्जेक्टिव को सेट करने का क्या क्राइटेरिया भी तो प्रॉफिट ही होगा। अब अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, तो फिर तुम मेरे को उससे मार्केट मेजरमेंट से करोगे, तो सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी। 99 क्या 100% बोल सकते हो। किसी टीचर ने इस बात को आज तक कनेक्ट ही नहीं करा होगा, मैं कर रही हूँ कनेक्ट। आपको डबल डबल याद करने की जरूरत नहीं। सो वी आर डन विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव।
सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर दिए हैं। मुझे बताओ सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस अटेम्प्ट के लिए, सितंबर के लिए गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स में एमएसडी की एमसीएस की ट्रेनिंग बढ़िया थी। और गोल्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव्स ये करके जाइए। अगर छोटा क्वेश्चन देना होगा तो गोल्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव देंगे, बड़ा क्वेश्चन देना होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एक टॉपिक पर विच इज नोन एज वैल्यूज। एक बार करोगे दो जगह काम आएगा। टॉपिक नेम इज वैल्यू। एक बार करोगे दो जगह काम आएगा। अगर आपको याद हो, अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो तो मैं कनेक्ट कर देती हूँ। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज कल्चर। उस टॉपिक में और ये टॉपिक में बहुत सिमिलरिटी है। चलिए अब बात करते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यू वो होते हैं बेसिकली जो सोनाली मैम क्लास में बच्चों को सिखाती है। बच्चे सीखे ना सीखे बट वही तो वैल्यूज है। तो वैल्यूज का मतलब डीप रूटेड प्रिंसिपल्स व्हिच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस एंड एक्शंस। वैल्यूज क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? एमसीक्यू लिखेंगे इसके ऊपर। वैल्यूज रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द कंपनीज फाउंडर्स। आइए मेरी बात सुनिए। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो एसएम क्लासेस के नीचे लिखा है, एसएम क्लासेस के नीचे लिखा है वेयर एजुकेशन बिकम्स इजी। ठीक है, इसी से मिलता जुलता मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सोनाली जैन पढ़ाई मेड इजी। ठीक है, और मैकडी की बात करते हैं। मैकडी की लाइन क्या है? कुछ किसी को याद है? I am loving it. आई एम लविंग इट, मतलब आपको प्यार हो जाएगा। और बताओ और किस किस की तुमको याद है? तो तुमको नहीं लगता कि जो बेसिकली कंपनी की वैल्यू होती है वो बेसिकली कंपनी जिसने फाउंड करी है, जिसने कंपनी बनाई है, वो उसकी वैल्यू है। मामाअर्थ क्या जैसे कहती है? टाटा की भी है ना, टाटा की भी है ना ट्रस्ट वाली, ट्रस्ट पेड़ वाली, हाँ। और मामाअर्थ की है, मामाअर्थ की है क्या बोलते हैं, हम पेड़ लगाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। एनवायरमेंट से कुछ नहीं बेसिकली तुमने अगर मामाअर्थ की कंपनी की वो जो फाउंडर है उसकी कहानी सुनी हो, उन्हें ऐसा बोला कि मैं मेरे बच्चों के लिए ढूंढ रही थी जब मेरे बच्चे पैदा हुए कोई ऐसा प्रोडक्ट जो सिलिकॉन फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, मेरे बच्चों को हार्म ना करे, बट मुझे इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट्स नहीं दिखे और इसीलिए मुझे मामाअर्थ लाना पड़ा। तो मामाअर्थ वाली का दर्द झलक रहा है ना, उसकी वैल्यूज झलक रही है उसके प्रोडक्ट के अंदर। तो वैल्यूज के अंदर क्या झलकता है? कंपनी के फाउंडर की वैल्यूज झलकती है। इज दैट क्लियर? हमने जो अपनी एसएम क्लासेस फाउंड करी उसका क्या था पीछे? वेयर एजुकेशन बिकम्स इजी, यानी कि हर चीज वाइज एजुकेशन जो है आपके लिए आसान बन रही है। किसी को ये ना लगे कि मेरे पास कोई बहन नहीं बड़ी जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सके। किसी के लिए ऐसा ना बने कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हम पढ़ाई कैसे करें। जहाँ पर एजुकेशन आसान बनती है, वेयर दिस इज द एसएम क्लासेस। तो ये याद रखना कि वैल्यूज किसका रिफ्लेक्शन है? बेसिकली कंपनी के जो फाउंडर्स है उनकी वैल्यूज का रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या सोचते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जब मैंने अभी अभी आपसे कहा लेट्स टेक इट प्रोफेशनली, तो किसने मेरे को, समर ने बोला था ना, आई गेस किसने बोला था मुझे याद नहीं। नहीं मैम, हमने तो चाहा था कि आप प्रोफेशनली नहीं, हमें दिल से पढ़ाओ, एज एन एल्डर सिस्टर पढ़ाओ। हमने आपको सिलेक्ट इसलिए किया था, कहा था ना किसी ने। यानी कि आपने भी मुझे सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि आपकी और मेरी वैल्यूज मैच होती हैं। अगर मान लो आप भी ये चाहते हो एग्जाम्पल कि नहीं नहीं भैया लेट्स कीप इट प्रोफेशनल, शायद आप भी किसी प्रोफेशनल वाले के पास जाते, बट आपको पता है कि यहाँ पर पढ़ाई प्रोफेशनली दिल से चल रही है। तो ये तो आपने, आपके मेरी वाइब मैच हुई, वाइब बोले तो वैल्यूज मैच हुई। और इसका मतलब मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, एम्प्लॉय कहाँ पर काम करना चाहेगा? एम्प्लॉय कहाँ पर काम करना चाहेगा? एम्प्लॉय वहां पर काम करना चाहेगा वेयर उसकी वैल्यूज मैच होती हो कंपनी के वैल्यूज से। पता चले कि जैसे खत्म करो इसको, निकालो बाहर, सैलरी मुंह फेंक के मारो उसके।
और दूसरी तरफ हाँ भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत है, डांट दिया फटकार दिया वापस वही। तो जिसकी वैल्यूज आपस में रेजोनेट करेगी आप भी तो वहीं जाएंगे। गॉट दी वन। तो बताओ क्या कंपनी की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल, फॉर द एम्प्लॉयज, फॉर द कस्टमर्स? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यस मैम। अब अगर मान लो तुमको मालूम पड़ता है ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कहता है भाई सिंपल सी बात है, एडमिशन लेके भूल जाओ, मैं तुम्हें क्लास प्रोवाइड कर दूंगा भैया, मैं मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, अपना आप पढ़ो अपना। तो इसका मतलब तुम्हें पहले से पता है ना उनकी ये वैल्यूज है, उनकी ये प्रिंसिपल्स हैं काम करने के। आप उनसे क्लास कब लोगे? जब आपको भी सिर्फ वही चाहिए होगा, अदरवाइज आप किसी और के पास जाओगे जिससे आपकी वैल्यूज क्या हो रही होंगी, मैच हो रही होंगी। तो इसीलिए हर कंपनी की वैल्यू क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जो रेफरल के बैठे हो, जिनको किसी और ने रेफर किया हो मेरी क्लास लेने के लिए, उन्होंने कहा होगा कि सोनाली मैम तो ना ये करती है, तो आपने उस वैल्यू पर बेस क्लास परचेज करी। तो क्या एसएम क्लासेस के लिए या किसी कंपनी के लिए वो वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है ना इम्पोर्टेंट। तो इसी के लिए अब मुझे बताओ, एक तरफ कंपनी का विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव अगर इम्पोर्टेंट है तो क्या एक तरफ कंपनी की वैल्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पोर्टेंट है वैल्यूज। क्या ऐसा करना चाहिए किसी कंपनी को अपने मिशन के लिए, अपने सपने के लिए किसी को भी रौन दिया जाए? ऐसा होना नहीं। चाहिए, करना चाहिए ऐसा नहीं नहीं। करना चाहिए। तो ये बात हमें कौन सिखाता है? वैल्यूज सिखाता है। कौन सिखाता है? वैल्यूज सिखाता है। अगर ये वैल्यूज ना बने, ना होए तो क्या होगा? हर एक इंसान, एग्जाम्पल मान लो कोयले की खानें हैं, बनाया मिशन, बनाया विजन, सपना देखा इस कोयले की खान को सोने में कन्वर्ट करेंगे भैया, हम तो पैसा ही पैसा होगा है, और खत्म कर देंगे अपने देश से सारी खानें, मेरे पास होना चाहिए सारा पैसा है। ये उसने अपना सपना देख लिया, विजन देख लिया है, उसको पूरा करने के लिए गोल ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं। पर एक बात मुझे बताओ, इतनी वैल्यूज तो होनी चाहिए, वैल्यू में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आना चाहिए कि सारा तुम मत खाओ, आगे की जनरेशन्स के लिए भी कुछ रख दो। ये क्या है? वैल्यूज है। तो मुझे बताओ क्या वैल्यू इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट? जितने विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव है उतना ही Yes. कंपनी के लिए वैल्यू इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? और Yes, एक ma'am. बात मुझे बताओ सोचकर, अगर किसी कंपनी के अंदर वैल्यूज को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, तुमको क्या लगता है वो कंपनी ज्यादा टाइम तक मार्केट में टिक पाएगी? नहीं। नो मैम। तो कंपनी की लॉन्जिटिविटी कुछ याद आया? एसएम का भी एक इम्पोर्टेंस था। बिजनेस Yes, ma'am. लॉन्जेविटी। हाँ, तो इसके लिए वैल्यूज बेसिस है फॉर द लॉन्जिटिविटी ऑफ द कंपनी सक्सेस। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि मैम वो जो आपकी वैल्यूज है ना, जो जो आप बच्चों के प्रति प्यार रखते हो ना, उसका फल शायद आपको शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिल रहा, और जो ये आपकी वैल्यूज है इससे आपकी कंपनी लॉन्ग टाइम में सरवाइव कर पाएगी। अदरवाइज कोचिंग क्लासेस खुलेंगी और बंद हो जाएंगी क्योंकि उनका भंडा फटाफट फूट जाएगा। दैट दे आर द प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस ओनली। बट प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ बच्चों का भी तो उद्धार करना चाहिए, एंड दैट बिजनेस विल नो लॉन्गर बी द लॉन्गर इन नेचर, राइट? तो मुझे बताओ एम्प्लॉयज या फिर कस्टमर्स कहाँ पे जाते हैं? जहाँ पे वैल्यूज उनकी रेजोनेट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेजोनेट। वाइब मैच करने का जो शब्द हमारी किताब में लिखा है वो वर्ड क्या लिखा है? रेजोनेट। अब आज से ना अपना ये चीजें यूज करना शुरू कर दो, रेजोनेशन वर्ड, ताकि याद हो जाए, ठीक है? अब फर्स्ट लाइन तो बहुत ज्यादा इजी है, कहता है वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज का मतलब, वैल्यूज बताता है कि हम जो है कैसे बिहेव करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस लाइन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नाउ दिस एग्जांपल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कोविड-19 पेंडेमिक, सुनना ध्यान से मेरी बात। जब पैंडेमिक आया तो एक कंपनी थी, उसने बोला हाँ यार पैंडेमिक आ गया है, हम जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको ना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा लगने लग गए, तो इन्होंने ना एम्प्लॉय टर्नओवर करना शुरू कर दिया। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया, ठीक है? उन्होंने बोला ठीक है कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, अब तक जितनी सैलरी बनती थी ले जाओ, खत्म। एक कंपनी है।
दूसरी कंपनी क्या कह रही है, हाँ यार कोविड आ गया है, हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, और एम्प्लॉय को बोला तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम एक काम करो, तुम्हारे पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम 2 महीना आ जाओ और हम तुम्हें 2 महीने की सैलरी देंगे, 2 महीने में अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो, 2 महीने में तुम्हें कोई और नहीं मिलता है तो चलो ठीक है, हम भी आगे परस्यू नहीं कर सकते, तुम भी नहीं कर सकते, बट 2 महीने तक में हम तुम्हें सैलरी भी देते, तुम काम पे भी आ जाओ, तुम दूसरी नौकरी भी ढूंढते रहो। अगर तुमको 15 दिन के बाद में तो दूसरी नौकरी मिलती है, तुम शफल हो जाओ, 15 दिन की नौकरी, पैसे लो, शफल हो जाओ। अब मुझे बताओ, कंपनी ए की कुछ वैल्यूज है, कंपनी बी के कुछ वैल्यूज है, किसके वैल्यूज तुमको अच्छे लगे? कंपनी बी। कंपनी बी। कंपनी बी के अच्छे लगे कि नहीं लगे? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी का विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय को इससे फर्क पड़ रहा है, पड़ रहा नहीं पड़ रहा है? तुमने इसके बेसिस पे डिजाइन किया, बात खत्म। दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये अब डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या दिखा है, इस डायग्राम के हिसाब से ये सब कुछ छोटा और सबसे ऊपर क्या, वैल्यूज। तो वैल्यूज को सबसे बड़ा चीज माना गया। इज दैट क्लियर? चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज, यहाँ पे कोई भी शब्द लिखा हो, डैश इज बिगर देन वैल्यूज, नो, कोई भी शब्द लिखा हो, सबसे सर्वोपरि कौन सा, वैल्यूज। मेरे पापा मम्मी ने एक बात मुझे बोली, क्या बोली, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू पॉपुलर हो नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कितने पैसे कमाए, बट मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तू हमारा हिस्सा है, हमारी वैल्यूज है, किसी को हमारे को धोखा नहीं देना है, किसी को डिच नहीं करना है, बच्चों से पढ़ाने के पैसे लिए हैं, उनको पढ़ाओ, गाइड करो और टाटा बाय बाय। ये क्या है, वैल्यूज। उन्हें क्या सिखाया, सबसे ऊपर सर्वोपरि क्या, वैल्यूज। आपका विजन, आपका मिशन, आपका गोल, आपके ऑब्जेक्टिव, बाकी सब कम, सबसे ऊपर क्या, वैल्यू। तो यहाँ पर कोई सा भी वर्ड लिखा हो वो हम नहीं मानेंगे, हम किसको ऊपर मानेंगे, वैल्यूज के ऊपर मानेंगे। तो जब एग्जाम में वैल्यूज के ऊपर सवाल आएगा तो आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ा कौन, वैल्यूज। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, हमारे पास में ना, यहाँ पर अगर तुम आओ विजन से भी पहले, तो यहाँ पर एक टॉपिक दे के रखा हुआ है, टॉपिक नेम है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, निकाल लो। निकाल लिया? ओके। यस मैम। अब इंटेंट के नीचे आ जाओ, एलिमेंट्स में। इंटेंट अभी पढ़ाती हूँ, बट क्या तुम्हें एलिमेंट्स पहले से पता है? Yes. मिशन। अगर मैं तुमसे पूछूं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, 2 लाइनें इसकी, 2 लाइनें इसकी, 2 लाइनें इसकी, 2 लाइनें इसकी लिख दोगे? यस मैम। और डायग्राम भी सेम ही है ऑलमोस्ट। सबसे ऊपर किसको बिठाया है, वैल्यूज को। वापस डायग्राम वही बना सकते हो, या ये बना चाहो ये बना सकते हो। तो आधी चीजें तो तुमको आ गई हैं, अब कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट की। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन। इंटेंट मतलब इंटेंशन, यानी कि आपका इसको करने के पीछे क्या इंटेंशन है, क्या चाहते हो आप, व्हाई दे वांट टू डू इट। तो हमने कहा इंटेंशंस जो होती हैं ये फॉर्म है उसका। कभी तो इंटेंशन विजन के फॉर्म में होती है, कभी तो इंटेंशन मिशन के फॉर्म में होती है, कभी तो इंटेंशन गोल ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होती है, और कभी तो इंटेंशन वैल्यूज के फॉर्म में होती है। टॉप लेवल के लिए विजन और मिशन इंटेंशन है उसकी। मैं टॉप लेवल के किसी बंदे से पूछूं, मान लो कविता बैठी हुई है, कंपनी की सीईओ है, मैंने कहा तू यहाँ क्यों बैठी हुई है, व्हाट्स योर इंटेंशन? कहती मैडम मैं कंपनी का विजन बनाने के लिए आई हुई हूँ, दिस इज माय इंटेंशन, राइट। तो देखो उसने क्या बोला, इंटेंशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट could be in the form of vision and mission at the corporate level, in the form of goals and objectives to be achieved operationally. operationally मतलब operational level यानी functional level। इसको मार्क करो MCQ।
अब मैम हाँ बेटा, मैम विजन हो गया, हाँ विजन हो गया, हाँ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गया, हाँ मैम। मैम वैल्यूज का क्या, आ जाओ। अरे वैल्यूज तो सबके पास होनी चाहिए, चाहे कॉर्पोरेट लेवल हो, चाहे फंक्शनल लेवल हो, चाहे बिजनेस लेवल हो। तो वैल्यूज फॉर्म द ओमनी प्रेजेंस। ओमनी का मतलब हर लेवल पर। एमसीक्यू लिखो इसके ऊपर, एवरी लेवल। ये इंटेंशन तो सबका होना चाहिए। और उसने बोल दिया जो जो ऑर्गेनाइजेशन के पास वैल्यूज नहीं है ना, यानी कि उसमें असली का कोई दम नहीं है। कहते ना उसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, तो ऐसी उस कंपनी के अंदर कोई दम ही नहीं है। वो खोखली कंपनी है जिसका कोई इंटेंशन ही ना हो, वैल्यूज ही ना हो उसके अंदर। अब एग्जाम में क्या सवाल आएगा, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इंटेंट, तो क्या लिखोगे? स्ट्रेटेजिक इंटेंट मींस इंटेंशन, यानी कि व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई आर दे डूइंग इट, लाइक दिस। फिर आप सीधा किस पे आ जाओगे? स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन एट द कॉर्पोरेट लेवल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्ट इन द ऑपरेशनल लेवल। देयरफॉर सॉरी, फिर उसका वैल्यूज लिखोगे, एंड अबाउट वैल्यूज दे आर ओमनी प्रेजेंट। Therefore, strategic intent refers to the vision, mission, goal, objectives and the value. और फिर बना दोगे डायग्राम। तो उसने इंटेंट का डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर उसने इंटेंट लिख दिया, फिर विजन लिख दिया, फिर मिशन लिख दिया, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लिख दिया। ये इसी लय में आना चाहिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन, और उसके बाद सबसे सर्वोपरि वैल्यूज। ये भी बना सकते हो, बट आपको बनाना सर्कुलर ही है। चलिए, तो वी आर डन विद द स्ट्रेटेजिक इंटेंट आल्सो। तो दे बेसिकली ये अपन ने सारा वैल्यूज, विजन, मिशन सब क्यों पढ़ा? क्योंकि देयर वाज अ टॉपिक कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ और एक डिस्क्लोजर भी देना चाहती हूँ साफ साफ। मैं आई वॉज गोइंग थ्रू सर्टेन स्कैनर्स एंड सर्टेन मटीरियल एंड सर्टेन वीडियोज जो कि हमारे सोशल मीडिया पे रहती है। ओके, तो मैं देखती हूँ कि जो भी वो मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे जैसा मर्जी है, मैं तो नाम नहीं लेना चाहती, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें क्या गलत है, ताकि आप वो गलती ना करो। सो देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, इंटेंट के अंदर ही। तो वो जो कंटेंट था बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन, BMBD, वो आपके सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब वो नहीं है। यानी कि पुराने सिलेबस के अंदर इंटेंट के पार्ट माने जाते थे विजन, मिशन एक पार्ट टॉप लेवल का, बिजनेस लेवल का माना जाता था बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स माना जाता था ऑपरेशनल का। बिजनेस लेवल का बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, तो आप बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन नहीं लिखकर आएंगे। मैंने देखा बहुत सारे स्कैनर्स जो कॉपी पेस्ट करके नहीं दे देते, स्कैनर्स के अंदर क्वेश्चन है इंटेंट लिखो, एलिमेंट्स लिखो, और एलिमेंट में उन्होंने बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है, जबकि आना ही नहीं है उसके अंदर। Am I clear? तो आपके एलिमेंट कितने हैं? 4। विजन, मिशन एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एट द ऑपरेशनल लेवल, एंड वैल्यूज ओमनी प्रेजेंट, हर एक लेवल पे होना चाहिए। यानी कि आप बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन लिखकर नहीं आएंगे इन द इंटेंट। अगर आपने लिखा तो पूरा आंसर क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि समझो आपने ओल्ड सिलेबस का आंसर लिख दिया, ना कि न्यू सिलेबस का। क्लियर हो गया? डन? यस मैम।
अच्छा मुझे बताओ, सस्टेनेबिलिटी कि हम भी खा ले, आगे की जनरेशन्स भी खा ले, ये कंपनी की क्या है? वैल्यूज। वैल्यूज। ओके, which one is of higher level? क्या बोलते हैं, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव या फिर वैल्यूज? वैल्यूज। वैल्यूज। वैल्यूज तो हर लेवल पे होती है वो। ओके डन। नाउ there is the last topic of our chapter, the last page, इस पे आ जाइए। This is the question, network of relationship between the three levels. थ्री लेवल्स कौन कौन से थे हमारे? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड ऑपरेशनल Functional level. लेवल। ठीक है, Okay. तो वो क्या कह रहा है, जो थ्री लेवल्स थे वो कौन से हो गए, समझ में आया? उसमें क्या पूछ रहा है? रिलेशनशिप पूछ रहा है कि आपस में कैसे रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने बचपन में स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, याद है? तो उसने बोला कि हमें रिलेशनशिप बता दो, और वो जो रिलेशनशिप है ना, ये आसान हो जाएगा बताना जब आप वो स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, डेफर करेंगे, अपन स्ट्रक्चर्स जब पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन पे आएंगे और उसको करेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, डेफर करेंगे। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो, और ये एग्जाम में आपको करके जाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है। आई एम जस्ट डेफरिंग इट, यू अंडरस्टैंड डेफरिंग? यस मैम। हाँ, तो जब हम वो टॉपिक करेंगे स्ट्रक्चर वाला, पहले समझ ले स्ट्रक्चर क्या है, रिलेशनशिप क्या है, नेटवर्किंग क्या है, फिर उसके बाद अपन काम करेंगे। डन? So with this we are done with chapter number 1 of the syllabus. अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? नहीं? Have you seen the RTP guys? Not yet? Okay. So I am planning to basically make the RTP for you guys. And अब आप मुझे बताओ कि मैं RTP जो है आपके अकॉर्डिंग, तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं अगले संडे करा दूँ, तो आप भी अगले संडे अवेलेबल हैं RTP के लिए? Yes ma'am. तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिलेबस पूरा करेंगे तो ही RTP कर पाएंगे, या पहले ही कर लेंगे? हम पहले ही कर लेंगे। ठीक है, तो अगले संडे तक अपन कुछ चैप्टर्स निपटा चुके होंगे। तो ये देखो, जो आप निपटा चुके हैं चैप्टर्स, उनके कर पा रहे हो क्रैक कि नहीं कर पा रहे हो, ये देखो, राइट? सो आई एम शेड्यूलिंग द RTP सेशन, एंड RTP के बाद में फिर अपन MTPs वगैरह भी आ रही हैं, अब फिर अपन MTP भी करेंगे। तो संडे टू संडे हम ये वाले सेशंस रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। नाउ आई हैव टू डिसाइड कि वेदर आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन YouTube और ऑन द Zoom, वो देखते हैं।